Hello friends, today I am going to discuss on the lyric. It is forms of poetry. So the lyric, काव्य गीत, यह भी कविता के उस प्रकार, कविता के उस रूप को वर्णित किया गया है जिसके अंतर्गत पोएट्री अर्थात पद्य या कविता आती है। काव्य गीत क्या है? पहले प्रश्न उठेगा यही कि व्हाट इज लिरिक। ड्यूरिंग द फॉर्म्स ऑफ द पोएट्री, मतलब कि पद्य के स्वरूप या पद्य के प्रकार के अंतर्गत ये पहला प्रश्न होगा कि काव्य गीत है क्या। द लिरिक, व्हाट इज लिरिक। गिविंग योर आंसर, you should know about the general concept of the lyric and general view of the lyric, the general thought of the lyric. So lyric is a short poem composed for singer. जो काव्य गीत है वह एक छोटी सी कविता होती है, संक्षिप्त कविता होती है जो सिंगर को गाने के लिए रची जाती है, अर्थात मतलब जो गाने वाले के लिए रचना या गाने वाले के लिए जो बनी होती है, अर्थात यह कविता, अर्थात काव्य गीत की रचना गाने के लिए, गाने वाले के लिए बनाई जाती है। इसकी रचना कंपोज्ड माने होता है रचना। लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम, काव्य गीत एक संक्षिप्त कविता है जो गाने वाले के लिए रची जाती है, अर्थात सिंगर के लिए इसकी रचना की जाती है। इसका पहला थोड़ा सा शॉर्ट आंसर यही होगा, यही सबसे सुटेबल आंसर है। लिरिक इज ए शॉर्ट पोएम, मतलब कि काव्य गीत एक संक्षिप्त कविता है कंपोज्ड फॉर सिंगर, जो गाने वाले के लिए रची जाती थी या जो गाने वाले के लिए रची गई होती है या गाने वाले के लिए रची गई है। इन द सेकेंड व्यू और इन द एंशियंट थॉट, मतलब कि एंशियंट ग्रीक थॉट, यूनान के प्राचीन विचारों में इसको क्या बोला गया? लिरिक वेयर संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए लायर, मतलब बीड़ा के साथ, मतलब बीड़ा एक वाद्य यंत्र होता है, बीड़ा के साथ गाई जाने वाली यह एक कविता होती है। लिरिक वेयर संग मतलब कि काव्य गीत गाई जाती है टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए लायर, मतलब बीड़ा वाद्य के साथ ये गाए जाने वाली एक काव्य गीत होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू द एंशियंट ग्रीक, मतलब प्राचीन यूनान के विचारों में, प्राचीन यूनानियों के विचार में या प्राचीन काल के यूनानी जो राइटर्स थे उनके विचारों में उन्होंने अपना विचार दिया है। उसमें क्या लिखा है? लिरिक वेयर संग, मतलब कि काव्य गीत गाई जाती थी टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए लायर, बीड़ा के सहारे, बीड़ा के साथ, बीड़ा जो है एक वाद्य यंत्र है, बीड़ा के सहारे गाए जाने वाली, बीड़ा के साथ गाए जाने वाली एक संक्षिप्त कविता है। अकॉर्डिंग टू सीएम इंग, सीएम इंग क्या कहते हैं इसको? अकॉर्डिंग टू सीएम इंग देयर आर टू काइंड्स ऑफ लायर, इट वाज कैटेगराइज, मतलब लिरिक को क्या कर दिया गया? कैटेगराइज कर दिया गया, इसको कैटेगराइज कर दिया गया, मतलब कि इसको श्रेणीबद्ध कर दिया गया। इसके दो नाम आ गए, पर्सनल लिरिक, वैयक्तिक काव्य गीत, इसको कहते हैं वैयक्तिक काव्य गीत, वैयक्तिक काव्य गीत, और इसको कहते हैं अवैयक्तिक काव्य गीत। जैसा कि नाम से ही आप अर्थ लगा सकते हैं, वैयक्तिक मतलब पर्सनल लिरिक, पर्सनल लिरिक, आई मीन टू से दैट द पर्सनल लिरिक, in the personal lyric it is said, you will find the general concept, you will find the general definition of the personal lyric. In the personal lyric the poet expresses his personal emotions, मतलब अपने व्यक्तिगत भावों को, व्यक्तिगत भावों या वेगों को, आंतरिक वेग कहते हैं इसको, वेग को व्यक्त करता है। व्यक्त करना मतलब जो
आंतरिक भाव या वेग को, भावनाओं को व्यक्त करना। इन द पर्सनल लिरिक द पोएट एक्सप्रेसेज हिज पर्सनल इमोशन, अपने व्यक्तिगत भावों को, अपने व्यक्तिगत भावों को, वेगों को व्यक्त करता है। अर्थात इन द पर्सनल लिरिक अकॉर्डिंग टू सी एम इंग it is expressed by the poet in his personal emotion, मतलब अपने व्यक्तिगत भावों को, व्यक्तिगत आवेगों को, व्यक्तिगत वेगों को, व्यक्तिगत आंतरिक विचारों को व्यक्त किया जाता है। इन द सेकेंड इम्पर्सनल लिरिक अवैयक्तिक काव्य गीत। In the impersonal lyric, the poet celebrates the public events of vectic, which is not personal, which is not his own. So it is said that in the impersonal lyric, the poet celebrates, जो कवि है, मतलब दूसरा जो इम्पर्सनल लिरिक है, मतलब कि लिरिक को दो भागों में, दो खंडों में जाना गया। सीएम इंग ने इसको कैटेगराइज करके उसके दो भाग कर दिए, एक पर्सनल लिरिक और दूसरा इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल लिरिक में उन्होंने बताया, सीएम इंग सेड दैट द पोएट सेलिब्रेट द पब्लिक इवेंट्स, मतलब कि लोक घटनाओं का वर्णन रहता है, फेस्टिवल त्योहारों का वर्णन रहता है, मैरिजेज इवेंट्स मतलब कि वैवाहिक घटनाएं उसमें संकलित रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इन द इम्पर्सनल लिरिक इन द थॉट ऑफ अकॉर्डिंग टू सी एम इंग द पोएट सेलिब्रेट्स द पब्लिक इवेंट, फेस्टिवल, मैरिजेज इवेंट, मतलब कि वैवाहिक घटनाओं का वर्णन, त्योहारों का वर्णन और लोक घटनाओं का वर्णन, मतलब लोक घटनाओं का मतलब कि लोगों के बीच में जो घटनाएं घटती हैं उसका वर्णन रहता है, किसमें, इम्पर्सनल। तो डियर फ्रेंड्स, सो आई मीन टू से दैट you will have understood about the lyric. What is lyric? It is the first question. It will be raised in the first question. Lyric is a short poem composed by singer. मतलब ये छोटी सी कविता होती है जो गाने के लिए, मतलब कि जो गायक, गाने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए रची जाती है। अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रीक, प्राचीन यूनान में इसको क्या बताया गया, लिरिक वेयर संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए लायर, बीड़ा के सहारे, बीड़ा एक वाद्य यंत्र है, उसके सहारे गाया जाने वाला एक गीत होता है। अकॉर्डिंग टू सी एम इंग ने इसको कैटेगराइज करके दो लिरिक इसका नाम पड़ गया, एक पर्सनल लिरिक पड़ा, एक दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल लिरिक में बताया गया कि द पोएट एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल इमोशंस, अपने व्यक्तिगत विचारों का वो वर्णन करता है, व्यक्तिगत विचारों का वो संकलन करता है। इम्पर्सनल इवेंट्स में, इम्पर्सनल लिरिक में ये बताया गया कि द पोएट सेलिब्रेट्स द पब्लिक इवेंट, फेस्टिवल, मैरिज इवेंट्स, मतलब कि उसमें लोक घटनाएं, त्योहारों का और वैवाहिक घटनाओं का वर्णन रहता है, किसमें, इम्पर्सनल में। मेनी ऑफ द एंशिएंट लिरिक्स आर इम्पर्सनल। इट इज फाउंड दैट, ये पाया गया, इट इज सेड, ये बताया गया कि मेनी ऑफ द एंशिएंट लिरिक्स, मतलब कि प्राचीन काल के जितने काव्य गीत हैं वो ज़्यादातर, अधिकतर, मोर इम्पर्सनल लिरिक हैं, वो सभी क्या हैं, इम्पर्सनल लिरिक हैं। देयर आर मच लिरिक्स who are related to the ancient time. These are related to the public events, फेस्टिवल इवेंट्स, मैरिजेज इवेंट्स, मतलब कि वो वैवाहिक घटनाओं से, लोक घटनाओं से और त्योहारों की घटनाओं से रिलेटेड हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड इम्पर्सनल लिरिक, मतलब वो अवैयक्तिक काव्य गीत कहे जाते हैं। वो अवैयक्तिक मतलब कि जो व्यक्तिगत न हो, वो इस प्रकार के काव्य गीत अधिकतर मिलते हैं। इन फर्दर द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द कोरिक वेयर, मतलब कि जो समूह में गाते थे, समूह में गाने वाले जो राइटर थे, महान राइटर थे, उनको कहा गया एस्चाइलस, मतलब कि दीज आर, आई मीन टू से दैट देयर आर 3 राइटर ऑफ कोरिक राइटर, दे आर कॉल्ड कोरिक राइटर, समूह में गाने वाले, मतलब ये जो गीत होती है, छोटी सी गीत, इसको गाने वाले 7वीं ईसा पूर्व में ये 3 लोग पाए गए। 3 लोगों का नाम आता है अक्सर, तो आप नोट कर सकते हो, जान सकते हो। द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द कोरिक वेयर, मतलब कि
कोरी का मतलब कि समूह में गाने वाले, मतलब ये लोग ऐसे राइटर्स थे, ऐसे पोएट्स थे जो कोरी कहे जाते हैं, समूह गान प्रस्तुत करने वालों में ये 3 लोगों का नाम आता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल नोट डाउन अबाउट दीज राइटर्स पोएट्स। एस्चाइलस, सोफोकल्स एंड पिंडार, ये 3 राइटर्स का नाम आता है। हम आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में वर्णन करते हुए, इसके बारे में जानकारी लेते हुए हम आगे चलते हैं। मोनोडिक लिरिक, मोनोडिक लिरिक वाज संग बाय सिंगल पर्सन। ये एक रूपता वाला गीत, मतलब एक रूपता वाला मतलब होता है कि द मोनोडिक लिरिक इज फुल ऑफ ये सेम कंडीशन, द मोनोडिक लिरिक इज फुल ऑफ सेम कंडीशन स्टार्टिंग टू इन, मतलब कि शुरू से लेकर के अंत तक एक रूपता का विचार इसमें पाया जाता है, मतलब उसको मोनोडिक लिरिक कहा जाता है। एक मोनोडिक लिरिक है वो क्या होता है, वो एक व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, गाया जाता है। मोनोडिक लिरिक का नाम आता है जिसको कहते हैं एक रूपता वाला गीत। एक रूपता वाले गीत की जो विषय वस्तु होती है वो मतलब कि समान होती है, और एक रूपता वाला जो गीत है वो सिंगल पर्सन ही उसको गाता है, मतलब वो कोरस लोग नहीं गाते। जैसे इन लोगों के बारे में बताया गया, एस्टाइलस के बारे में, सोफोकल्स के बारे में, पिंडार के बारे में, इस प्रकार से ये तो कोरस मतलब कि समूह में गाने वाले लोग हैं, ये राइटर्स हैं, पोएट्स हैं। और ये जो मोनोडिक लिरिक होता है, एक और नाम आ जाता है, उसको एक रूपता गीत कहते हैं, उसको सिंगल पर्सन द्वारा गाया जाता है, सिंगल व्यक्ति उसको एक्सप्रेस करता है। तो मैं आपको जो है लिरिक के बारे में एक्सप्रेस किया, थोड़ा सा बताया, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा बहुत छोटा इसमें क्या कहते हैं वो जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल डिफिनीसन है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, और इसको क्या कहते हैं थोड़ा सा अपने मन में बैठा लीजिए कि बहुत सरल सी बातें हैं। कोई पूछता है व्हाट इज लिरिक, लिरिक इज शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय द सिंगर। आप ये सरल सी भाषा में बता सकते हो कि ये लिरिक क्या होता है, काव्य गीत क्या होता है। ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, पद्य की संरचना क्या ये रूप ये भी है, मतलब कि जो पद्य है उसकी संरचना के अंतर्गत ये भी आता है। तो अब आपको हम रोमन पोएट्स के बारे में बताते हैं जिन लोगों ने काव्य गीतों का वर्णन किया है। In the lyric, we want to say about the Roman poets. A question will be asked: Catullus and Horace, are they related to the lyric? So it is said that in the Roman poets, Catullus and Horace have written the lyric। मतलब अगर ये कहा जाए कि रोमन पोएट्स कैटुलस एंड होरास, मतलब कि रोमन पोएट्स में कौन कौन से ऐसे कवि थे जिन लोगों ने काव्य गीत की संरचना की, तो वहाँ पर एक उत्तर आएगा। मतलब उत्तर ये होगा कि कैटुलस एंड होरास दे हैव कंपोज्ड, दे हैव रिटन द लिरिक इन देयर एज, मतलब अपने समय में, अपने काव्य गीत के समय में उन लोगों ने काव्य गीत की रचना की। तो ये इस प्रकार से जो लिरिक है उसका रोमन पोएट्स में उसको कैसे, किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने कंपोज किया, तो कैटुलस और होरेस का नाम आता है। अब हम आगे चलते हैं लिरिक इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसकी काव्य गीत की क्या स्थिति रही है, तो हम आपको लिरिक इन इंग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। लिरिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस वेट in England in the age of 1503 to 42, 1503 से 42 के समय में, 1503 से 42 के काव्य संरचना के समय में, मतलब पद्य संरचना के समय में लिरिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस वेट। तो वहाँ पर इंग्लैंड में सबसे पहले नाम आता है थॉमस वेट का। थॉमस वेट ने जो है 1503 से 42 के बीच में लिरिक की संरचना की, लिरिक काव्य गीत को जो है उन्होंने कंपोज किया। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ लिरिक, मतलब कि जो काव्य गीत की जो सौंदर्य, मतलब काव्य गीत की जो सुंदरता थी, काव्य गीत का जो सौंदर्य भाव था, सौंदर्यता थी, उससे वो काफ़ी प्रभावित थे। कौन? सर थॉमस वेट। तो यहाँ एक प्रश्न और उठ सकता है डियर स्टूडेंट्स कि इन द इंग्लैंड हु वॉज ग्रेटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द लिरिक। तो आपका उत्तर ही होना चाहिए
कि इन इंग्लैंड सर थॉमस वाज ग्रेटली इंट्रोड्यूस्ड इन 1503 to 42, 1503 से 42 के बीच में थॉमस वेट जो है इंप्रेस हुआ। आता है उसके बाद ही रोट इन 2 माइनर लिरिक, इन्होंने भी लिरिक को कैटेगराइज कर दिया, मतलब इन्होंने जो लिरिक थी, जो काव्य गीत थी, उसके 2 प्रकार कर डाले। उसने 2 प्रकार क्या किया, एक लिरिक प्रॉपर, एक उचित काव्य गीत क्या होता है, इन्होंने एक रचना की उचित काव्य गीत। उचित काव्य गीत क्या मतलब कि काव्य गीत में उचित पंक्तियाँ क्या होती हैं, काव्य गीत में उचित क्या कहते हैं कि उसके उचित प्रयोग क्या होते हैं, उसको उन्होंने लिरिक प्रॉपर के नाम से इंट्रोड्यूस किया। तो ये कहा जाता है कि थॉमस वेट हैज इंट्रोड्यूस्ड in 2 manners of lyric. First lyric is lyric proper. It is called also lyric proper, and he named in the second type sonnet. मतलब कि 14 चतुष्पदी कविता जो होती है, इसको तो आप जानते हैं चतुष्पदी कविता है, मतलब 14 पंक्ति वाली कविता होती है। इसको इन्होंने लिरिक में ही जोड़ दिया। मतलब कि थॉमस वेट ने लिरिक के 2 मैनर बताए। ही रोट इन 2 मैनर्स लिरिक, मतलब कि जो तरीका था उनका काव्य गीत लिखने का, जो तरीका था वो 2 प्रकार का था। पहला क्या था, लिरिक प्रॉपर, और दूसरा क्या था, लिरिक सॉनेट कह लीजिए या सॉनेट कह लीजिए। तो आप इससे भी थोड़ा सा परिचित हो जाइए कि थॉमस वेट ने ही, सर थॉमस वेट ने 2 मैनर जो है, 2 तरीके बताए। किसके, मतलब कि जो काव्य गीत की जो संरचना की है उन्होंने, वो 2 तरीके, एक लिरिक प्रॉपर नाम दिया उन्होंने, एक लिरिक प्रॉपर नाम दिया, और एक लिरिक सॉनेट या फिर सॉनेट नाम दिया। ये सर थॉमस ने ही इसका नामकरण किया है। इस प्रकार से जो लिरिक थी उसके 2 तरीके सर थॉमस वेट ने बताया। तो आप फ्रेंड्स जो है इसको नोट कर सकते हो कि सर थॉमस वेट ने ही 1503 से 1542 के बीच में जो इसको इंट्रोड्यूस, मतलब इसको जो कंपोज किया, इसको जो प्रकाशित किया, इसका जो नाम दिया, इसका जो परिचय बताया, वो 2 प्रकार के, लिरिक प्रॉपर और लिरिक सॉनेट। ठीक, तो अब आप पाते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ थॉमस वेट, मतलब कि लिरिक की जो स्थिति हुई इंग्लैंड में, मतलब लिरिक जो था, काव्य गीत की जो स्थिति थी, मतलब कि इंग्लैंड में वो कैसी रही, मतलब इनके मरने के बाद। थॉमस वेट की जब काव्य रचना का जो समय था या इनकी लाइफ का जो समय था, वो जब बीत गया, मतलब आफ्टर डेथ थॉमस वेट के मृत्यु के बाद क्या स्थिति होती है इंग्लैंड में, थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। देयर आर मैनी लिरिसिस्ट, मतलब इनके मृत्यु के बाद कई लिरिसिस्ट काव्य गीत संरचना करने वाले लोग आए। आप नोट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नोट about the lyricist who introduced their lyric in their ages. अपने समय में, अपने काव्य गीत की संरचना के समय में जिन कवियों ने, जिन राइटर्स ने, जिन लिरिसिस्ट ने काव्य की रचना की है, उनके नाम हैं, आप नोट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इनका नाम बहुत जरूरी है। देयर आर मेनी लिरिसिस्ट, थ्यूरे पहला जो नाम आता है वो थ्यूरे का नाम है। उसके बाद सिडनी, ये लोग जो है प्राचीन काल के ही कवि रहे हैं, मतलब पूर्व के कवि रहे हैं। थ्यूरे, सिडनी, स्पेंसर, शेक्सपियर जैसा कि प्रचलित नाम है, आप शेक्सपियर के बारे में जानते हैं, तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए। ये लोग जो है लिरिसिस्ट हैं, ग्रेट लिरिसिस्ट कह लीजिए, या तो आफ्टर द डेथ ऑफ थॉमस वेट, सर थॉमस वेट, दे हैव कम इनटू द एरिया ऑफ द लिरिक। बेन जॉनसन है, बेन जॉनसन, डोने, जॉन डोने, कैवालियर पोएट, हैरी, हर्बर्ट, वागन एंड क्रासा। सो इनके समय, मतलब कि इनकी मृत्यु के बाद, सर थॉमस वेट के मृत्यु के बाद ये धीरे धीरे जो है इन लोगों ने लिरिक की रचना की। इट इज ग्रेजुअली डिसअपीयर्ड, इट ग्रेजुअली डिसअपीयर्ड, मतलब यह धीरे धीरे समाप्त हो गया। मतलब इन लोगों के बाद, इन लोगों ने जो संरचना की, मतलब जो लिरिक की संरचना की, लिरिक के महत्व पर प्रकाश डाला, उनके महत्व को व्याख्यान में रखा,
तो इनके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद ये फिर से ये रोज कब होता है, फिर से इसका पदार्पण कब होता है, तब आ जाता है रोमांटिक रिवाइवल। मतलब रोमांटिक रिवाइवल उसकी जो डेट है, उसकी जो टाइमिंग है वो 1798 के बीच में, मतलब इसके बीच, मतलब इनकी मृत्यु के बाद, सर थॉमस वेट की मृत्यु के बाद इन लोगों ने जो लिरिसिस्ट थे, मतलब जो लिरिक लिखने वाले थे, काव्य गीत की रचना किए ये लोगों ने, और इनके बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। जब ये धीरे धीरे समाप्त हो गया तो ये धीरे समाप्ति के कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद ये फिर धीरे धीरे रोज करता है, रोज मतलब धीरे धीरे फिर इसका पदार्पण होता है, फिर विकास होता है, तब समय आ जाता है रोमांटिक रिवाइवल का। हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इन फर्दर अबाउट द लिरिक्स, रॉबर्ट ब्राइजेस, W.B. Yeats, W.H. Davis and Robert Graves gave a new name of lyrics, poets of the new lines. इन लोगों ने, रॉबर्ट ब्राइजेस, W.B. Yeats, W.H. Davis and Robert Graves gave a new name of the lyrics. They called it poets of the new lines. लिरिक्स आर बीइंग रिटेन मच। उस समय भी लिरिक्स, काव्य गीत की रचना बहुत तेजी से हो रही थी, अधिक संख्या में। अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड, तो रस्किन बॉन्ड के विचारों को समझाना चाहेंगे। लिरिक पोएट्री इज द एक्सप्रेशन बाय द पोएट ऑफ हिज ओन फीलिंग। ये रस्किन बॉन्ड ने बताया कि जो लिरिक काव्य गीत होती है वो कवि के अपने भाव, अपने विचार का एक संकलन होता है, उसकी एक अभिव्यक्ति होती है। तो डियर स्टूडेंट, आई मीन टू से दैट यू विल नोट दिस पॉइंट। लिरिक पोएट्री इज द एक्सप्रेशन बाय द पोएट ऑफ हिज ओन फीलिंग। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, वही लिरिक कहा जाता है अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिरिक, इंग्लिश लिरिक इज शेलीज लिरिक इंटाइटल्ड रेयरली रेयरली कम्स टू द आउट। मतलब कि पीवी शेली की जो लिरिक है उसमें इन्होंने इस प्रकार की कविता का संकलन किया है और लिरिक को बताया है। तो इस प्रकार से हम आपको जो है लिरिक की परिभाषा, उसके बारे में, उसको लिखने वाले लोगों को बताया। अब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंतर्गत अब हम आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो यह भी लिरिक जो है वो समाप्त होता है। लिरिक के बारे में जितनी जानकारी आपको बताई गई उतना अगर आप उसको नोट किए होंगे तो लिरिक से उठने वाले जो प्रश्न हैं, लिरिक काव्य गीत से जो भी प्रश्न आने वाले हैं उसको आप लिख पाएंगे। अब हम फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के अंतर्गत ही द ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग पर चर्चा करेंगे। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं।